जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यूनियन द्वारा प्रदर्शन। रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा आज रेलवे स्टेशन के बाहर हम इस बात को लेकर संघर्ष सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ने आज जो बजट था, बजट के अंदर रेल कर्मचारियों को कुछ भी देने का काम नहीं किया। साथ ही साथ सरकार के बजट के अंदर ऐसा साफ दिख रहा है कि भारतीय रेल और एयर इंडिया को सरकार 100% निजी हाथों में सौंपने का काम करने जा रही है। रेल निजी हाथों में जाती है तो निश्चित तौर पर रेल इतनी महंगी हो जाएगी कि देश का आम उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पाएगा। देश का युवा रोजगार के अभाव में इधर उधर भटकेगा, वो कलम को त्याग कर हथियार हाथ में ले लेगा, जिसकी जवाबदारी वर्तमान सरकार की होगी। कुछ कार्यक्रम लेकर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन यूनियन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा जोधपुर मंडल में और जोधपुर प्रांगण में लगातार कुछ कार्यक्रम होते आ रहे हैं। आपने देखा होगा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हमारा विरोध पखवाड़ा चलता था। आज 1 फरवरी है, हम फिर उन मांगों को लेकर तमाम साथियों को साथ में लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और आने वाले 12 फरवरी को मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि जो भी ट्रेड अप्रेंटिस है, जिन्होंने रेलवे के अंदर ट्रेनिंग कर रखी है, जिनको अंदर रेल कार्य करने का बहुत ही अच्छा अनुभव है, मगर उनको जो मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर भी 12 तारीख को एक बहुत ही बड़ा विशाल प्रदर्शन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर किया जाएगा। और आने वाले समय में तमाम साथियों और देशवासियों को लेकर जो समस्याएं देशवासियों को आने वाली है, इस रेल के निजीकरण व निगमीकरण को लेकर उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और मुझे आप लोगों के माध्यम से पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता रेल कर्मचारियों का नहीं, अपने हक के लिए हम लोगों का साथ देगी। धन्यवाद। जय हिंद साहब। गुमशुदा बच्चों को लेकर चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन मिलाप के तहत जोधपुर के पुलिस लाइन सभागार में डीसीपी ने मानव तस्करी यूनिट के अधिकारियों के साथ की बैठक। आशा सहयोगिनी ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। लोगों से सारी आशाएं यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंची है। ये बहुत साल हो गए सर, हमें 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम भटक रहे हैं, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और 1 महीने से सारी राजस्थान की बहनें हड़ताल पर है, फिर भी सरकार के कान में अभी तक वो नहीं है। इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा दुख तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमारे गाँव के लोगों को हो रही है। उन्हें कोई सेवा नहीं मिल रही है, उन्हें सेवा नहीं दे सकते क्योंकि हम संगठन के आगे मजबूर है। सरकार यदि चाहती है गाँव में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मिले तो हमें हमारी मांगों पर जल्द से जल्द हमारे पक्ष में निर्णय ले और हमें आश्वासन दे। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी पहली मांग तो यही है, हमें परमानेंट किया जाए, और जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता तब तक सरकार हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी है जो सरकार ने खुद ने तय करे कि वो न्यूनतम मजदूरी दे। हम आशाएं बहुत परेशान है, हमारी कोई सुनो प्लीज, हमारी कोई सुनो। अगर जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेंगे सारी राजस्थान की बहनें हड़ताल पर रहेंगी। क्या वो आशा बहनें, हम आशा वो बहनों के जो 12 बहनों को हटा दिया है सरकार, ये क्या चाहती है कि 12 बहनों जो आगे के लिए खड़ी है उनको हटा देंगे, सारी आशाएं चुप हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। सारी राजस्थान की बहनें उनके पीछे खड़ी हैं, वो अगर उनको हटाए तो हम भी हटने के लिए तैयार हैं। और कोरोना जैसी महामारी में हमने बहुत काम किया, हमने घर जाके लोगों को संभाला, लोगों को सलाह दी, उन्हें लोगों को अपनी सेवा सब दी, लेकिन सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जब एक गांव के अंदर समुदाय के अंदर एक गली का कुत्ता भी बाहर नहीं था तब हम बाहर थे। सरकार ने हमें ये बोला। आज अपन ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर को, क्या मांग करके दिया है? यही मांग है हमारा मानदेय कम से कम न्यूनतम मजदूरी हो वो दे, और जब तक हमें स्थायी किया जाए, स्थायी नहीं हो, अगर सरकार नहीं कर सकती है तो तब तक हमें न्यूनतम मजदूर दे। हमें और भी जो एनएम में जो कोटा वगैरह होता है जो भी दे। केंद्रीय बजट में इंडस्ट्रियल क्षेत्र तथा लघु व मध्यम क्षेत्र को राहत प्रदान करने, सीनियर सिटीजन को छूट देने को लेकर जोधपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम एनके जैन है, मैं जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज आपने सबने हमारे वित्त मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, निर्मला सीतारमण जी की, बिल्कुल जोश से और प्रोत्साह से भरपूर। और उन्होंने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ऐतिहासिक बजट दिया है हमारे हिसाब से, और इसमें जिस तरह से उन्होंने प्रावधान किया है और उसकी विश्लेषणा करी है, वो लगता है कि आने वाले समय में भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उदाहरण के लिए उन्होंने सबसे पहले, जैसे आपको पता है सबको कि कोविड के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी सारा भार पड़ चुका था, लेकिन किसी तरह का कोई कोविड सेक्स या कोई टैक्स नहीं लगा हमारे पर। ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनको।
साथ में हेल्थ और अनुसंधान के लिए उन्होंने जो है करीब 2,30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, और ख़ास करके इसमें इमरजेंसी अस्पताल के लिए 17 नए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स, इससे आपदा प्रबंधन में जो हमारी हमेशा जो है कमियां रहती है वो हमें बहुत सफलता प्राप्त होगी कि आपदा प्रबंधन के अंदर कभी भी कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बहुत अच्छा संविधान हो जाए। ये बहुत अच्छा उन्होंने जो प्रावधान दिया है, और साथ में रिसर्च को भी किया है, उन्होंने प्रावधान दिया है। सर 13 क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि आप उत्पादन जितना अच्छा उत्पादन करोगे उतनी आपको लिंक्स हैं, तो वो एक उद्योगों को बूस्ट करने वाला है, और साथ में जब उद्योग बूस्ट होगा तो रोजगार के भी जो अवसर प्रदान होंगे, इसी कारण से रोजगार के भी अवसर बहुत बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क आपने देखा कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क दिए हैं, तो जोधपुर तो हमारा बहुत ही टेक्सटाइल के अंदर अग्रणी है। हमारी दावेदारी रहेगी कि 7 में से एक टेक्सटाइल पार्क जो है जोधपुर में भी लगे, ये हमारा विश्वास है, आशा है इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से एक बैंक बनाना और 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना है। देखिए, जब तक डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तभी जो है वो आगे जाकर के जो है खर्च हो गए, तभी कहीं जाकर के जो है डिमांड बढ़ेगी, तो उसके कारण से उद्योगों का उन्नति होगी, राष्ट्र का विकास होगा, जीडीपी में योगदान होगा। तो ये 5 लाख करोड़ रुपए से नए जो योजनाएं बनेंगी उसको संबल मिलेंगे, और नई नई योजनाओं को प्राप्ति करने में काफ़ी होगा। इसके अलावा उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए दिए, रेलवे को खास करके हिदायत दी है कि ये 1,10,000 करोड़ रुपए नई परियोजनाएं के लिए जो है लगाई जाएंगे, किसी और खर्चे के लिए नहीं लगाई जाएंगे। यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो पर्यावरण भी अपना बढ़ेगा, सुधरेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने डायरेक्शन दिया है रेलवेज़ के लिए भी। और हाँ, हमारी एक जो इंश्योरेंस के अंदर 74% उन्होंने जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रावधान दिया है, ये थोड़ा सा औद्योगिक में हमको जो है थोड़ा सी चिंतनीय विषय है, क्योंकि इस इंश्योरेंस के अंदर जब फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं तो एक एकाधिकार होने की संभावना है। प्रीमियम्स पहले से ही बहुत बढ़े हुए हैं, और हमारा जो है वित्त, हमारा जो पैसा हमारे पास भारत में है वो भारत से बाहर जाने की संभावना है। इसको बहुत ही उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके नियम भी जो है बहुत ध्यान से बनाने पड़ेंगे। टैक्सेशन के क्षेत्र में मेरे साथ में योगेश जी बिरला हैं, जो इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आगे टैक्स के कि इस बजट के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है टैक्स कम किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के कारण से आम उद्योग पे, आम आदमी पे भी बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। हाँ, इसमें एक और है, जीएसटी की क्रेडिट हम चाहते हैं कि नॉशनल क्रेडिट दे, भले ही वो 2% देवे, 3% देवे, लेकिन 2% 3% नॉशनल क्रेडिट देने से जो सरकार का उद्देश्य है डिजिटाइजेशन ऑफ मनी, कैश ट्रांजेक्शन कम से कम हो, तो ये एक पूरा वेट क्रेडिट नहीं मिले, सिर्फ 2% ही मिल जाए, तो उसके कारण से कैश ट्रांजेक्शन में बहुत कमी आएगी, और डिजिटाइजेशन जो सरकार के जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी। आम करदाताओं को और एमएसएमई और इसमें छोटे उद्योगपतियों को, तो उसकी उम्मीदें बहुत हद तक मुझे पूरी होती हुई लग रही है। डायरेक्टली सरकार ने कोई टैक्स छूट नहीं दी है, बट टैक्स छूट के अलावा भी टैक्स कंप्लायंसेज, रिटर्न समय पे भरना, किस तरह से भरना, कंप्लायंस की पेनल्टियों से बचना। तो 75 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, एक तो उनको टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है, बहुत ही अच्छा कदम है। सेकेंडली, ऑडिट लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, तो मैक्सिमम व्यवसायी उद्यमी जो हैं आराम से व्यवसाय कर पाएंगे, और उनको ये टैक्स कंप्लायंसेज ऑडिट करवाना या इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थर्ड, जो कंप्लायंसेज से छूट दी है कि कंपनियों की डेफिनेशन में बड़ी कंपनी और छोटी कंपनियों में बहुत समय से डिस्टिंग्विशन की उम्मीद थी, जो इसमें पूरी कर दी है। 2 करोड़ रुपए से कम कैपिटल वाली कंपनियों को स्मॉल कंपनीज का दर्जा दे दिया गया है। एलएलपी एक्ट को मजबूत कर दिया गया है। तो इस तरह से सरकार ने करदाताओं को डायरेक्टली कोई कर छूट नहीं देके कंप्लायंस से भी जो मुक्ति देती है, वो समय अब वो अपने व्यवसाय उद्योग में लगा के अपनी आय बढ़ाने और उन स्रोतों पर ध्यान दे सकेंगे, रेदर देन की इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन कंप्लायंसेस। सो मैं योगेश बिरला वित्त मंत्री जी के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि धीरे धीरे करके टैक्स कंप्लायंसेस के पार्ट को रेशनलाइज कर दिया जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग हर आदमी के लिए फ़ायदे की बात है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ऑनर, प्रमोटर, सबके लिए अलग अलग लेवल में इसके फ़ायदे हैं कि मकान बनाने वाला भी छूट पा सकता है, मकान खरीदने वाला भी छूट पा सकता है, जो फाइनेंस कर रहा है वो कंपनीज, उनको भी छूट के प्रावधान है। तो कुल मिला के इस बजट के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि लोग इसको किस तरह से मैच्योर करके ले पाएंगे। धन्यवाद। एक और विशेष बात फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, वो ओवरऑली सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है। इसमें जैसे मेजरली पूरे इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा एक्सपोजर इन्होंने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसमें 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें 1,70,000 करोड़ का प्रोविजन दिया है, जिससे ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त लेवल पे बढ़ेगी और देश में एम्प्लॉयमेंट ज़बरदस्त बढ़ेगा। कोविड वैक्सीन रिलेटेड भी सरकार ने इस साल 33,000 करोड़ का बजट अलोकेशन किया है, जिससे कोविड में अपना जो इंडिया का मेजर ड्राइव है, आज इंडिया सब खुद की ही
देखने के अलावा पूरे विश्व का ध्यान कर रहा है कोरोना के संबंध में, तो उससे भी बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। प्लस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए ज़बरदस्त इन्होंने किया है, 1,25,000 करोड़ का कुछ एलोकेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक्स है वो ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। मेट्रो ट्रेन के लिए उन्होंने 27 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए 1,016 किलोमीटर्स की जो उन्होंने नया मेट्रो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तो उससे एक सिस्टम ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ज़बरदस्त ये बजट रहा है और अच्छा रहा है। थैंक यू। कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर चढ़ाई कार। जोधपुर डांगियावास के पास में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर स्कॉर्पियो चालक ने चढ़ाई गाड़ी, घायल ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को लाया मथुरा दास माथुर अस्पताल में करवाया भर्ती। एडीसीपी नाथू सिंह ने बताया कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने पर रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किया था प्रयास। सफेद कलर की एक स्कॉर्पियो RJ 51 US 1741 आगे पीछे लोहे बम्पर लगा हुआ है। डांगियावास के पास नाकाबंदी के दौरान बुल 2 के ट्रैफिक कांस्टेबल अजीत सिंह को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल का इलाज मथुरादास माथुर अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने इस वाहन की तलाश चालान करे थे, उसमें एक स्कॉर्पियो रुकवाई थी RJ 51 US 1741 1741, और उसने जो हमारे जवान को चोटिल किया है, यहाँ तत्काल लेके आए MD में इलाज चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर में है और इमरजेंसी में है, इलाज चल रहा है। सर वाहन चालक कौन था, क्या पता चला अभी तक? नहीं, ये तो वाहन चालक में से तो फ्रेश करा दिया, मौके से तो भाग गया, लेकिन वो तो तलाश की जा रही है। लेकिन प्रेमा फेसा वाहन चालक से पहले इसको मेडिकल एड प्राप्त मिले। वाहन चालक अलग टॉपिक है, मेडिकल एड मिलना अलग टॉपिक है।